हेलो फ्रेंड्स, IAS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग विजन IAS की मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको अगस्त मंथ की मैगजीन को कंप्लीट करा रहा हूं। और इसी क्रम में मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स के न्यूज इन शॉर्ट्स का एक सेक्शन लगभग कंप्लीट करा चुका हूं। अब ये दूसरा सेक्शन है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 9 से हम लोग शुरू करेंगे और सीधे जो है न्यूज इन सेक्शन को आज कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग अपने जो बड़े वाले आर्टिकल्स हैं उसको शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। इसमें दिया फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP, उचित और लाभकारी मूल्य। वित्त मंत्रालय ने क्या बोला है? सहकारी चीनी मिलों को पिछले गन्ना मूल्य भुगतान का दावा करने में सक्षम बनाने वाले नियम को अधिसूचित किए हैं। और ये बात की गई है कि किसानों को अधिसूचना में 2015-16 से पहले जो FRP से अधिक का भुगतान करने की बात कही गई है, इसका व्यावसायिक व्यय के रूप में इसको भुगतान करना चाहिए, सरकार ने बोला है। FRP होता क्या है? FRP के बारे में आप जानते ही होंगे। अगर आप MSP पढ़े हैं तो उसमें FRP होता है जो गन्ना के लिए होता है, वह न्यूनतम मूल्य जिसका जो मिल मालिक होते हैं वो गन्ना किसानों को अनिवार्य भुगतान करते हैं। ठीक है। इसके लिए जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के द्वारा इसको शासित किया जाता है। और इसकी जो घोषणा होती है उत्पादन की लागत के आधार पर कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर की जाती है। सहकारी मिलें आमतौर पर किसानों को अंतिम गन्ना मूल्य भुगतान करती हैं। यह केंद्र के FRP से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? राज्य परामर्श मूल्य और किसान संघों की मांग पर ऐसा करते हैं। ठीक है। FRP जो होता है वो है आपका फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये गन्ना किसानों के लिए जो भुगतान होता है। ठीक है। एक तरह से MSP की ये व्यवस्था है जिसमें न्यूनतम मूल्य जो गन्ना किसानों को चीनी मिल मालिक जो है क्या करते हैं, वो भुगतान करते हैं। तो इसमें सरकार ने बोला कि यह आयकर अधिनियम 1955 में संशोधन करके इस कदम से चीनी मिलों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। इससे क्या होगा कि अब तक सहकारी समितियों को 2016-17 के आकलन वर्ष में किए गए भुगतान के लिए व्यावसायिक व्यय के रूप में इस तरह के दावा भुगतान करने की अनुमति थी। पर अब जो है क्या हुआ है कि इसे जो है 2000 की अभी अधिसूचना में जो नियम बनाया गया है, इसमें क्या क्या कर दिया, 2015 से पहले की जो FRP से अधिक भुगतान करने की बात की गई थी उसे क्या किया गया, व्यावसायिक व्यय के रूप में उसको भुगतान किया जाएगा, ऐसे बात की गई है। FRP से जुड़े अन्य मुद्दे कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, प्री के हिसाब से बस पढ़ लिया गया, इसमें समझ लीजिए। FRP से संबंधित जो मुद्दे ये हैं कि जो शुगर कमिश्नरों को जो क्या है कि दोषी मिलों की संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार है। इससे बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। FRP तय करने में मिलों की कोई भूमिका नहीं होती है। गन्ना नियंत्रण आदेश 1996 के तहत गन्ना मिलों को 14 दिनों के भीतर मूल FRP का भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा उसको क्या होगा 15% की दर से ब्याज देना पड़ता है। तो इससे सारी समस्याएं जो हैं बहुत सारी चीनी मिल जो मालिकें हैं उसके प्रति भी आती हैं। ऑनलाइन विज्ञापन का विनियमन बहुत जरूरी है। रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन विज्ञापनों के विज्ञापन विनियमन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रशासनिक प्राधिकार सौंपा है। किसने सौंपा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौंपा है। इसमें एलोकेशन ऑफ बिजनेस नियम 1961 में संशोधन कर दिया गया है। पहले से ही सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या कर रहा था, ऑनलाइन विज्ञापन पर नजर रख रहा था। मंत्रालय ने 2022 में सर्कुलर जारी करके टीवी चैनलों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म को भी सट्टेबाजी और जुआ वाली कंपनियों को प्रचार करने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है। इसके अब क्या कर दिया गया कि इसको विनियमन के लिए जो प्रशासनिक प्राधिकार किसको दिया गया है, मुख्य तौर पे एकदम कानूनी तौर पे इसको दे दिया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय को। ठीक है। अब आता है अमृत भारत स्टेशन योजना। प्रधानमंत्री ने प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये इसको इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है? आपको जो भी योजना हो वो प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ना होता है। तो जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसको क्या है, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लॉन्च किया गया। इसकी योजना के क्या होगा, रेलवे स्टेशनों पर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। किस पे? जो रेलवे स्टेशन होंगे। ये लंबी अवधि के लिए मास्टर प्लानिंग पर आधारित है। रेलवे के स्टेशन की जरूरतों के अनुसार इसका कार्यान्वयन होगा। और क्या होगा कि स्टेशन के चारों ओर समग्र शहरी विकास के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ क्या होगा, सिटी सेंटर के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। इसका डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। ये नहीं कि हम लोग सब मॉडर्न पश्चिमी जो चीज़ें हैं उसी को फॉलो करें। हम लोग जो है जो भी स्थानीय चीज़ें होंगी, जैसे बनारस के स्टेशन आप देखिए, ठीक है, और ठीक वही स्टेशन आप जाकर के साउथ में किसी स्टेशन पर देखिए, तो उसका जो स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग होती है वो क्यों होता है? वो स्थानीय संस्कृति के कारण होता है, उसी पे डिपेंड होता है। उसी पे जो है लोग सरकार जो होती है वो अधिकतर ये जो आदेश पारित करती है कि उस पर डिज़ाइन उसी को डिज़ाइन किया जाए। ठीक है, उसी के अनुसार। अब आधुनिकीकरण के लिए क्या होता है, भारतीय रेलवे द्वारा कुछ बहुत सारी क्या बोली गई हैं, पहले की गई हैं। ट्रेनों का आधुनिकीकरण किया गया है। वंदे भारत रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। विस्टाडोम कोच हैं।
ठीक है। तेजस ट्रेन भी है, चली है, ठीक। इस स्मार्ट जो कोच है वो, ठीक। और मालगाड़ियों की गति में वृद्धि कर दी गई है। सिग्नलिंग और सुरक्षा संबंधी जो प्रणालियां हैं उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारे जो है बदलाव किए। रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम से उसको लैस किया है ट्रैकिंग के लिए। लिंक हाफमैन बूस्ट स्वदेशी कोच से विकसित जो ट्रेन टक्कर प्रणाली जो है बचाव वाली कवच प्रणाली है उसको सरकार ने लाया। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसी नई विशेषताएं भी उसमें शामिल की गई हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कोर की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सभी रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण का कार्य 2030 तक पूरा करके रेलवे क्या बोलेगा, जीरो कार्बन उत्सर्जन जिस संस्था की प्राप्त करेगा उसके लिए उसी लक्ष्य पर कार्य कर रहा है। यानी कि 2030 तक रेलवे क्या बोल देगा, जीरो कार्बन उत्सर्जन, इसको याद रख लीजिए। जीरो कार्बन उत्सर्जन कब तक रेलवे प्राप्त करेगा, 2030 तक। जो अब क्या होगा कि ब्रॉड गेज पर जो कभी मानव रहित जो लेवल क्रॉसिंग उसको समाप्त कर दिया जाएगा। स्टेशनों पर वाईफाई होगी और एक स्टेशन एक उत्पाद की योजना की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि स्टाइल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट यानी रुकी हुई आवास परियोजनाएं। इस पर क्या है कि रुकी हुई आवास परियोजनाओं पर जो गठित समिति गठित की गई थी उसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की समझ क्या बोला, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। इसका गठन किसका किया गया था, केंद्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिश CSC की तारीफ पर शहरी और आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने किया था। इसका गठन रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम 2016 के तहत किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन था, शहरी और आवासीय कार्य मंत्री थे। इसमें रिपोर्ट में प्रमुख बिंदु आई कि 4.12 लाख आवासीय इकाई क्या है, निर्माणाधीन है, जिसका मूल्य क्या है, 4 लाख है, जिसमें से 44% जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसमें क्या है कि वित्तीय व्यवहार्यता की कमी रहने के कारण जो है बहुत सारी परियोजनाएं रुकी हैं और इसमें परियोजनाओं की लागत में इसी वजह से इसमें वृद्धि हो रही है, पूरा होने में इसको देरी हो सकती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो समस्याएं उनको जो उनसे जुड़ी हैं जो परियोजनाओं से, अगर उसको पूरा कर लिया गया तो आर्थिक समृद्धि को भी गति मिलेगी। रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें क्या की गई कि रेरा के तरह अनिवार्य परियोजनाकरण किया जाए। हाउसिंग डेवलपर्स को उसके कार्यों और घर खरीदने के साथ क्या गया वादों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए रेरा के तहत पंजीकरण क्या कर दिया गया है, अनिवार्य बनाया जाए। पुनः सुधार पैकेज जो है वो क्या है कि रुकी हुई परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनः सुधार पैकेज दिया जाना चाहिए। रुकी हुई परियोजनाओं का वित्त पोषण की इसमें प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। किफ़ायती और मध्यम आय वर्गीय आवास हेतु विशेष विंडो स्वामी का कोष का उपयोग करना चाहिए, जो स्वामी कोष है। अब एक बात है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अब रुकी हुई परियोजनाओं का समाधान कैसे होगा, इसके लिए रिपोर्ट में बात की गई कि सभी हितधारकों को हेयर कट की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हेयर कट जानते हैं क्या होता है? हेयर कट जो है आपका, एक सेकेंड, क्या हो गया, हेयर कट जो है वो प्रक्रिया होती है कि जिसमें कि कोई भी अगर लेनदार हो, ठीक है, जितना भी अगर मान लीजिए कि लेनदार हो, उसको अगर जितना भी उसको धन प्राप्त करना हो, जैसे मान लीजिए उससे 100 रुपये है, ठीक, ये लेनदार है और मैं 100 रुपये जो है देनदार हूँ, ठीक, मतलब ये लेनदार है और मैं इसे मेरे बीच में लेनदार होता है, ठीक है। तो इसको 100 रुपये प्राप्त करना हो, 100 रुपये मुझे इसे देना हो और ये मेरे ऊपर क्या है, 100 रुपये कर्ज है, ठीक। पर ये व्यक्ति अगर 80 रुपये पे मान जाए, ठीक, 80 रुपये पे मान जाए, ठीक, तो उससे अब ये सहमत हो गया 80 रुपये पे, तो उससे क्या हुआ, इसे 20 रुपये का हेयर कट कर दिया। 20 रुपये का हेयर कट, यानी हेयर कट क्या होता है कि जो धन प्राप्त होता है उससे कम पर ही जो व्यक्ति मतलब सहमत हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, कम पैसे पे, उसी को हेयर कट बोलते हैं। इसको हेयर कट वाली प्रक्रिया याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद पिछले साल भी न्यूज में था और PT 365 में ये कवर था। और इसके बाद क्या है कि दिवालिया और शोधन और अक्षमता संहिता जैसी जो न्यायिक कार्रवाई उसको केवल अंतिम उपाय में करना चाहिए। अंतिम उपाय इसलिए क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो सिस्टम है, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। और रियल एस्टेट विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम, विकास अधिनियम 2016, ये क्या है कि इससे ये क्या उपाय करता है कि प्रत्येक राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की स्थापना हो। इससे क्या होगा कि यह कानून क्या करेगा, बेईमान बिल्डर जो हैं उनके द्वारा आवास उपलब्ध कराने में देरी और धोखाधड़ी की स्थिति में उपभोक्ताओं को क्या करेगा, सुरक्षा देगा, ठीक है। अब क्या है कि जो परियोजनाएं 500 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर विकसित की गई हैं और जिसके तहत अपार्टमेंट की संख्या 8 है, 8 से अधिक है, तो उसमें रेरा में पंजीकृत करना चाहिए। मतलब आपको ध्यान देना है कि 500 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि हो और 8 से अपार्टमेंट की संख्या हो तो उसके तहत रेरा को पंजीकरण करना अनिवार्य है। रेरा क्या करता है, रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए विनियमित करने के लिए प्रशासनिक, अर्धन्यायिक, दंडात्मक, विनियामक और अनुपालन संबंधी कार्य करता है, ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता जो है ISAC 2022 इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया। यह क्या करता है, यह ISAC उन शहरों, परियोजना, नवीन विचारों को मान्यता देता है जो पुरस्कृत करता है जो 100 स्मार्ट शहरों में संधारणीय विकास को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इसके 3 संस्करण हो चुके हैं। सबसे 3 शीर्ष स्मार्ट सिटी कौन है, इंदौर है, फिर सूरत है, फिर आगरा है।
3 राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर राजस्थान है, और सबसे केंद्र शासित प्रदेश कौन है? वो है आपका चंडीगढ़ है। तो जो स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता किसके द्वारा कहता है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। किस मिशन के तहत? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। कौन आया है? इसको आपको याद रखना है, और ये आपको यूपीपीसीएस प्री और बीपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड, ये ध्यान देना है आपको। इसमें ध्यान देना है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई है, उसके लिए क्या बोला है कि एनएचआई ने अनुबंधों के लिए इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड पर हितधारकों के साथ क्या की है? चर्चा की है। इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड होता क्या है, इसको आप पहले जान लीजिए। ये एक त्रिपक्षीय अनुबंध है, मतलब 3 पक्षों के बीच में ये अनुबंध किया जाता है। इसमें एक पक्ष क्या है? जमानत करता है, यानी सिक्योरिटी है। दूसरा क्या है? प्रिंसिपल के प्रदर्शन दायित्वों के। तीसरा क्या है? ऑब्लिजी है, ठीक है, गारंटी जो देता है, ठीक। तो ये 3 पक्षों के बीच में कार्य करता है इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड। क्या करता है? जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं, ठीक है, तो बुनियादी ढांचा परियोजना उसके लिए क्या करता है? जमानती व्यवस्था के रूप में कार्य करता था। साथ ही साथ क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टर के साथ मूलधन को भी सुरक्षा देता है। इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को किसके बदले लाया गया है? बैंक गारंटी के बदले लाया गया। इसे क्या है? इसे जो है इरडाई ने जो है IRDAI जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसने अनुमति दी थी। मतलब क्या है? पहले कोई अगर लोन लेते थे आप, ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई भी जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं होती थी, उसके लिए क्या करना पड़ता था? लोन लेना पड़ता था, और उसके लिए जो है बैंक गारंटी देनी पड़ती थी। अब उसको जगह पे अगर आप मतलब इसने क्या बोला? इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को लाया गया, इसके बदले में लाया गया। तो इसे किसके द्वारा? अगर मान लीजिए इंश्योरेंस से संबंधित चीज़ें हैं तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के अनुमति के अंतर्गत आएगा ही, ठीक। और इसे इरडा ने अनुमति भी दे दी। तो ये जो है क्या बोला है कि एनएचआई अनुबंधों के लिए एनएचआई ने क्या बोला कि इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्डों पर हितधारकों के साथ चर्चा की। ये क्या है कि जो ये जमानती व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा, मतलब बैंक गारंटी के बदले इसको जो है आप यहाँ पे रख करके फिर आप लोन भी ले सकते हैं, और अपनी बुनियादी जो ढांचागत परियोजनाओं के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी आप चालू रख सकते हैं। मूलधन की भी सुरक्षा ये करता है इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड। अब ये है कि रेल ट्रांसपोर्टेशन, RSR परिवहन, मतलब रेल, फिर समुद्र में, फिर रेल। मतलब क्या है कि कोयला मंत्रालय क्या बोलेगा? कोयला मंत्रालय ने बोला कि रेल समुद्र रेल परिवहन को बढ़ावा देगा। ऐसा किसने बोला? कोयला मंत्रालय ने बोला। RSR क्या है? एक मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली है जो कोयले को अंतिम उपभोक्ताओं तक क्या पहुंचेगी? निर्बाध रूप से पहुंचाएगी। अब क्या है कि 7 वर्षों में खनन को दोगुना करके कोयला उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता है। अब देश में अगर देखा जाए तो कोयला निकालने में रेलवे की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 55% है। इस हिस्सेदारी को वित्त वर्ष 2030 तक बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 75% किया जाएगा, लक्ष्य रखा गया है, ठीक। अब कोयले के परिवहन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इसको आप मेंस में लिख सकते हैं। रेलवे की प्रबंधन क्षमता बहुत कम है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए बुनियादी ढांचे का विकास नहीं है, माल डिब्बों की पर्याप्त संख्या नहीं है, ठीक है। अभी तो सबसे बड़ी एबिलिटी जो बनता है, जो भी माल अगर तैयार हो जाती है, आप देख लीजिए कितनी कागजी कार्रवाई, कितना कठिन है भारत में। अभी भी लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार करने की जरूरत है कि अगर कोई भी माल लोड हो जाता है तो उसके बाद बिल्टी बनता है, ठीक है। बिल्टी को प्राप्त करने में ही आपको करीब 1 दिन लग जाते हैं। बताइए, एक कागजी छोटा सा कागज होता है, इस पर बिल होती है और बहुत सारे जो है कागजी कागज होते हैं, जो भी माल यहाँ से दूसरे तरफ से जाता है दूसरे तरफ के लिए, तो ठीक है। तो उसको उस पर मात्र माल लोड होने के बाद बिल्टी बनता है, और बिल्टी बनने में मात्र 1 दिन लग जाता है। तो 24 घंटे जो लेट होते हैं रेलवे के समझ, ये बड़ी समस्या है, ठीक है। और माल डब्बों की संख्या पर्याप्त है नहीं, और सड़क और रेल नेटवर्क पर यातायात का दबाव रहता है। तो RSR प्रणाली के लाभ क्या है कि इससे रेल मार्गों पर भीड़ भाड़ कम होगी, निर्यात के अवसर पैदा होंगे, अंतिम उपयोगकर्ता राज्यों की लॉजिस्टिक लागत कम करेगी, लचीली कुशल जो कोयला आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित करेगी, कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगी। कोयला परिवहन के लिए जो बहुत सारी जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं, उसमें क्या है कि 885 मीट्रिक टन क्षमता लगभग 67 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोयला लॉजिस्टिक योजना का मसौदा भी जारी किया है। अनुमानित भंडार जो है 3,61,411 मिलियन टन है, जिसमें अधिकतर उड़ीसा में है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में है। उपयोग केंद्र कहाँ है? उपयोग केंद्र क्या है? कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हैं, कोयला उत्पादन केंद्रों के निकट अवस्थित हैं, और अन्य जो है कोयला संचालित उद्योग क्या है? उत्तरीय तटीय क्षेत्रों में ये निकट है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या करेगा आपको? ये आपको मेंस का आंसर राइटिंग में भी उपयोग करेगा। संसाधनों के वितरण में ये सवाल आता है। अब आता है मेरा बिल मेरा अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, ये क्या है? इसको किसने जारी किया है? इसको बस आप ये चीज़ जानिए, किसको किसने जारी किया है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड ने।
ठीक। 1 सितंबर 2023 से क्या बोला, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना चालू हो रहा है। ये क्या है, इनवॉइस प्रोत्साहन योजना, मतलब इसमें बिल जो होगा आपका अपना बिल मांगने का हक और उसके हक के प्रति जागरूक करना उसका उद्देश्य है। इसमें क्या होगा कि इसमें व्यवहारिक परिवर्तन आएगा, सांस्कृतिक छोड़िए, व्यवहारिक परिवर्तन आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें विशेषताएं हैं कि जीएसटी इनवाइस अपलोड करने पर लोगों को 10,000 से 1 करोड़ रुपए तक का क्या होगा नगद पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। और इसमें क्या होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर उपभोक्ता इनवाइस योजना के लिए वे पात्र होंगे। न्यूनतम मूल्य क्या होना चाहिए इस योजना के लिए, पात्रता के लिए 200 रुपये का होना चाहिए इनवाइस का। ठीक है। हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल, अब क्या बोला गया है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पुष्प पोर्टल लॉन्च किया है। पुष्प, इसका नाम है पुष्प पोर्टल। ठीक है। ये सवाल अगर पूछते यूपीपीसीएस प्री में भी पूछ सकता है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है। किसने जारी किया, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने जारी किया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो सीजन में होता है, गर्मी के सीजन में या फिर दिवाली के सीजन में, त्योहारों के सीजन में जो पीक डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा बिजली की डिमांड होती है, तो इसके लिए क्या होगा कि जो अधिक उपलब्धता होगी सुनिश्चित करने की जाएगी। किससे की जाएगी कि मान लीजिए कोई डिस्काम है, उसके पास एक्स्ट्रा कुछ बिजली है और दूसरा डिस्काम जो है उसके पास कमी है, तो वो क्या करेगा, सीधे जो है रियल टाइम डेटा पे पोर्टल पे अधिशेष विद्युत के आंकड़े दर्शा देगा, जिससे जो जरूरत होगी वो मांग कर लेगा। और इससे क्या होगा कि जो डिस्काउंट पे फिक्स्ड कॉस्ट का बोझ कम होगा, उत्पादन क्षमता उपयोग बढ़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एक व्यय है जो बिक्री या उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर घटने पर बदलता नहीं है, फिक्स्ड रहता है वो। ठीक है। अब आता है नमो 108 कमल लोटस, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, इसलिए मैं इसको पढ़ते जा रहा हूँ। बाकी जो महत्वपूर्ण है कि ये चीज़ क्या है, ये प्री में पूछ सकता है, इसको मैं आपको हाईलाइट करता ना हूँ, यहाँ से सवाल बनेगा। अब ये बोला कि CSIR कौन है, ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, यूपीपीसीएस प्री, एकदम सचेत हो जाइए। केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ये सवाल बहुत बार बना है, मैथ्स कॉलम में यूपीपीसीएस में लगभग 10 बार बन चुका है सवाल, 10 बार अब तक। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने नमो 108 नाम से कमल की एक किस्म का क्या बोला, अनावरण किया। ठीक है। इसको जो है CSIR की 1 वीक 1 लैब की पहल के तहत इसको किसके तहत 1 वीक 1 लैब के तहत इसको प्रस्तुत किया गया। इसका क्या हुआ कि इस कमल की किस्म की खोज कई साल पहले मणिपुर में की गई थी। भारत में कमल की एकमात्र ऐसी किस्म है जिसका जीनोम अनुक्रमण किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि इससे देश के अन्य हिस्सों में खेती को, कमल की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन, बागवानी मिशन के तहत क्या किया गया, लोटस मिशन को भी चालू किया गया है। किस मिशन के तहत, बागवानी मिशन के तहत। इसमें क्या क्या याद करना जरूरी है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में है। इसने क्या विकसित किया, नमो 108 नाम की कमल की किस्म का विकास किया। किस पहल के तहत किया, 1 वीक 1 लैब के तहत किया। ठीक है। अभी जो है देश के अन्य हिस्सों में खेती को किया जा रहा है, कमल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस मिशन के तहत, बागवानी मिशन के तहत। उस मिशन का क्या नाम है, ये लोटस मिशन है, जिस किस्म की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक। अब यह है भगवा अनार, बहुत इंपॉर्टेंट है भगवा अनार। इसमें क्या है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा जो है, एपीडा ने राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन NPPO के सहयोग से क्या बोला, USA में भगवा अनार के पहले परीक्षण शिपमेंट के निर्यात में मदद की है। अब जानते हैं कि एपीडा है क्या। पहले तो आप एपीडा के बारे में जानिए। एपीडा क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बन सकता है, कैसे बनेगा मैं वो बता रहा हूँ। एपीडा क्या है, कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, यानी अब कृषि और प्रसंस्कृत यानी प्रोसेस्ड खाद्य उत्पाद, फूड आइटम्स जो हैं, उसके निर्यात विकास के प्राधिकरण है। ये 1985 अधिनियम इसी के तहत क्या इसको विकसित किया गया। और ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है। ये बहुत जरूरी है, ये सांविधिक निकाय है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, लिख लीजिएगा एपीडा के बारे में। क्यों लिख लीजिएगा, क्योंकि यही सवाल यूपीएससी स्टेटमेंट में दे देगा। एपीडा एक गैर संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे देता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि सांविधिक निकाय है। ठीक है। तो शब्द यूपीएससी क्या करता है, शब्दों से कंफ्यूज करता है। ठीक, सांविधिक, गैर सांविधिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, ये ऐसे जो है ये मूल टर्म्स जो है उसको ये ला देता है। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है। तो ये आपको ध्यान देना है, सांविधिक निकाय है। और कृषि के जो जिन्स है उसके लिए शीर्ष व्यापार संवर्धन प्राधिकरण है। ठीक। राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन क्या है, वनस्पति संरक्षण, ठीक है, संग्रह निदेशालय DPPQS भारत का क्या है, NP है, जो क्या करता है, फाइटोसैनिटरी संबंधी जो है कृषि जिन्सों में ये अपनी भूमिका निभाता है। तो ये केसरिया अनार क्या है, ये इसमें ये है कि एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, सुपर फ्रूट की विशेषताएं से युक्त है। और महाराष्ट्र का सोलापुर से क्या होता है, इस अनार में 50% का योगदान देता है सोलापुर में। ये क्या इसको बोलते हैं, भगवा अनार। तो ये आपका जो है न्यूज इन शॉर्ट्स कंप्लीट हो गया। ज़्यादा कुछ समझाने को था नहीं इसमें।
और ऐसा कुछ नहीं था जो आपको ना आता हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, पहले भी मैगजीन में आपको पढ़ाया गया है, इसलिए मैंने जो है इसको बहुत जल्दी जल्दी खत्म किया। कल से हम लोग क्या शुरू करेंगे, कल से हम लोग अपने अपने आर्टिकल्स को शुरू करेंगे मेंस के आंसर राइटिंग के अनुसार। मेंस में इस पर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे लिखना है, जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि इसे लिया फार्मेसी संशोधन अधिनियम 2023, सवाल मेंस में यही बन सकता है सीधे सीधे कि फार्मेसी संशोधन अधिनियम 2023 की विशेषताओं को बताते हुए उसके फार्मेसी भारत में फार्मेसी क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। सवाल ये बन गया। तो ये जो आपका कंटेंट है इसी से आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। नोट्स कैसे बनाया जाएगा ये भी कल मैं बताऊंगा, ठीक है। और साथ साथ जो है जैसे इसमें बहुत सारे जो है जो ये कंटेंट है सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेंस पे हम लोग इस पर फोकस होकर के कल से इसको शुरू करेंगे, 2-3 दिन में इसको भी कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग अपने इन्वायरमेंट वाले सेक्शन पे बढ़ जाएंगे। मैगजीन को हम लोग मात्र 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आपको भी पिछले वाले मंथ में आपने देखा होगा 20 दिन में हमने पूरे मैगजीन को कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। वीडियोस को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।